हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान में संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, क्या इसका प्रावधान है भारत के संविधान में और कौन से भाग में इसके बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड की हैं जिसको आप देख सकते हैं। हमारी अलग से भारतीय संविधान पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं। इससे पहले यानी कि कल की वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य को हमने बता दिया था। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसका सीधा सीधा रिलेशन इन्हीं वीडियो से मिलकर के आता है कि संविधान का संशोधन कैसे होता है। तो मान लीजिए संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। ऐसा मान के चलिए कि कोई चीज बन गई, बहुत पहले समय में बन गई और परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि उसको जो है कुछ संशोधन करना या कुछ उसमें नया जोड़ना जरूरी है, तो ऐसा क्या माना जाता है? ऐसा ही संशोधन माना जाता है। भारत के संविधान में भी संशोधन का प्रावधान किया गया है, क्योंकि संविधान में कोई भी चीज कब तक सही रहेगी ये बताना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं जिसके आधार पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके आधार पर संविधान में संशोधन करना जरूरी होता है। इसमें सार्वजनिक भलाई के लिए भी किया जाता है, राज्य अपने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए भी कर सकता है, न्यायिक जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के लिए कर सकता है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। तो ये सब क्या है, परिस्थिति अनुसार बदलती रहती हैं। परिस्थितियां कैसी आती हैं, जिसे मान लीजिए मूल अधिकार था तो उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर ऐसा न होता तो आज भी वो मूल अधिकार होता, तब भी सरकार को कहीं ना कहीं अपनी जो स्कीम है इम्प्लीमेंट करने में सरकार को समस्या होती। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा छोटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव आपको लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज आपको भारत के संविधान में संशोधन क्या होता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत के संविधान में संशोधन यानी कि संविधान का संशोधन। किसका संशोधन? संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन। संशोधन शब्द का मतलब होता है सुधार करना, करेक्शन करना, अमेंडमेंट करना। ठीक, तो संशोधन क्या है? भारत के संविधान में संशोधन कौन से भाग में बताया गया? तो इसका जो भाग है संविधान के भाग 20 में, इसको ऐसे ऐसे एग्जाम में लिखा मिल जाता है, तो ये रोमन अंक में 20 लिखा हुआ है, इसको ऐसे 20 लिखा जाता है। ठीक, तो संविधान के जो भाग है वो 20 में बताया गया है। और जो हमारा अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद हमारा है वो अनुच्छेद हमारा 368 है। अनुच्छेद 368 के बारे में, अनुच्छेद जो 368 बताता है कि संविधान में कैसे हम संशोधन कर सकते हैं। और जो शक्ति होती है संविधान में संशोधन करने की, जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? वो संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास। संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संसद के पास होती तो क्या राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती है? जैसे मान लीजिए केंद्र में संसद होती है तो क्या राज्य विधानमंडल जो राज्य में होता है उसके पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति होती है? तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए कि जो राज्य विधानमंडल होता है, राज्य विधानमंडल जो होता है, राज्य विधानमंडल संविधान का जो संशोधन करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं होती है। राज्य विधानमंडल के पास संशोधन करने की कोई भी शक्तियां नहीं है। संविधान में संशोधन केवल संसद उसी को कर सकती है जो संविधान का मूल ढांचा ना हो। मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, और मूल ढांचा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा केस फेमस हुआ था जिसको कहते थे केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला जो कब आया था? केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था।
केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। तो संविधान का संशोधन किस भाग में दिया है? संविधान का संशोधन भाग 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 के बारे में इसके बारे में बताया गया है। और जो शक्तियां होती है संविधान में संशोधन करने की, वो संसद के पास होती हैं। संसद शक्तियों का प्रयोग कैसे करती है? संवैधानिक दायरे में रहकर ही शक्तियों का प्रयोग करती है। किसके दायरे में? संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर ही जो संसद है वो शक्ति करती है संविधान में। ठीक। राज्य विधानमंडल के पास संशोधित करने की कोई भी शक्तियां नहीं होती। तो ये रहा संविधान का संशोधन कौन से भाग में किसके पास शक्तियां होती हैं और राज्य विधानमंडल इसमें क्या कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल के पास कोई भी शक्तियां नहीं होती। अब प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमारा जो संविधान का संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो डाल लेते हैं प्रक्रिया। कैसे हमारा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। संसद जो है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ये जो प्रक्रिया सदन के किसी भी मतलब संसद के किसी भी सदन में हो सकती है, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। ठीक। दूसरा पॉइंट हो गया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो विधेयक कोई मंत्री या गैर सरकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। गैर सरकारी और राष्ट्रपति जो है स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति स्वीकृत क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से पास किया जाता है। फिर तीसरा आता है, प्रक्रिया जो होती है 2/3 बहुमत से पास होती है। 2/3 बहुमत से प्रक्रिया पास होती है और 2/3 मतदान और इसमें क्या मतदान की भी व्यवस्था है, मतदान भी होता है जो कोई भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर हमारा होता है, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ये क्या जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? पारित होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। पारित होने के बाद किसके पास जाता है? ये जाता है राष्ट्रपति के पास। पारित होने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या होते हैं, विधेयक को अगर अपनी विधेयक को क्या देते हैं, विधेयक को जो अनुमति दे देते हैं तो ये संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक अप्रूवल माना जाता है और भारत के संविधान में करके संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम क्या बन जाता है? संविधान संशोधन अधिनियम ये बन जाता है। स्वीकृति दे देंगे तो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा। दूसरा होता है, या राष्ट्रपति ना तो विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, और ना ही विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं, ना ही विधेयक को अपने पास जो है रोक सकते हैं। क्या हो गया कि प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को कोई मंत्री या गैर संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी आदमी द्वारा भी पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होती है। 2/3 बहुमत से पास होता है, मतदान होता है। पारित होने के बाद जब विधेयक जो है दोनों सदनों में पारित हो जाता है उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास केवल एक ही होता है कि वो विधेयक को अपनी सहमति देनी होती है। जैसे विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है तो संविधान संशोधन अधिनियम करके बन जाता है और संविधान की पुस्तक में इसको लिख दिया जाता है। विधेयक को ना तो राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है ना ही राष्ट्रपति को रोक सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? संविधान के संशोधन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे होता है, मान लीजिए कोई विधेयक होता है जो संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्य विधानमंडल के पास जाता है और राज्य विधानमंडल
ये बात मानने को नहीं तैयार है कि हम संविधान का जो संशोधन नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि दोनों लोगों को आपस में बैठाकर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान का संशोधन जो प्रक्रिया है, मान लीजिए संसद में प्रारंभ होती है, राज्य विधानमंडल उसका विरोध करता है, तो उसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संसद ही अकेले सब कुछ अपना कर सकती है। तो संसद के पास शक्तियां होती है, संसद ज्यादा शक्तिशाली होती है राज्य की अपेक्षा। तो ये रहा हमारी जो प्रक्रिया थी, कैसे वो प्रक्रिया हमारी होती है। इसके बाद जानते हैं संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, संशोधन कितने प्रकार से संविधान में किया जाता है। तो संशोधन की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम संशोधन, कितने प्रकार के संशोधन, यहां पे बात कर लेते हैं प्रकार के, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। ठीक, प्रकार की बात करेंगे, कितने प्रकार के संशोधन हमारे संविधान में किए जाते हैं। तो एक होता है किसके अंतर्गत, 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। ये याद रखना, 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संविधान का संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसमें दो प्रक्रिया द्वारा, कैसे, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक हो गया विशेष बहुमत द्वारा, एक हो गया साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, आधे से अधिक राज्य की स्वीकृति। ठीक, दो प्रकार से हो सकता है, विशेष बहुमत द्वारा, साधारण विधेयक या आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति ले लेते हैं। आधे से अधिक का मतलब हो गया, मान लीजिए 20 राज्य हैं, उसमें से 11 सहमत हो गए, 9 सहमत नहीं हुए, तो उससे भी कोई बड़ी बात नहीं, वो संशोधन, जब संविधान संशोधन माना ही जाएगा। तो ये प्रकार कौन कौन से हैं, प्रकार ये हो गए, मैंने प्रकार बताए हैं, लेकिन इनको भी आगे 3 प्रकार में क्या है, विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से हैं जान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके जो मेन प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार जो है होते हैं। ठीक, पहला होता है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, दूसरा हो गया विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। ठीक, तीसरा हमारा हो गया विशेष बहुमत तो होगा ही, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। ये सब साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब ये हो गया कि केंद्र में संसद होती है, संसद के पास साधारण बहुमत से संशोधन करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान है। अगर कोई चीज साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित की जाती है तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, तहत संशोधन जो है नहीं माना जाएगा। इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने संघ और राज्य क्षेत्र बताया था। तो मैंने बताया था कि संसद को क्या है, नए राज्यों का गठन करने का अधिकार है। क्या है, नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक, सीमा परिवर्तित कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, उसका नाम बदल के कर सकती है कुछ। ठीक, वेतन भत्ते हो गए निर्धारित करने के, जो दूसरी सूची में आते हैं, वेतन भत्ते हो गए, नागरिकता हो गई। ठीक, नागरिकता को समाप्ति अर्जन नागरिकता से संबंधित बना सकती है। 5वीं अनुसूची हो गई, 5वीं अनुसूची में संशोधित कर सकती है। 6ठी अनुसूची हो गई, 6ठी अनुसूची में, और न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीश की संख्या के बारे में भी संशोधित कर सकती है। तो ये जो है संशोधन, ये संविधान के संशोधन तो है ही, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, तो इसको अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर
रखा गया है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, 2/3 होनी चाहिए। 2/3 का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए 100 है, 100 का आधा हो गया हमारा 50। 2/3 का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए 100 है, ठीक। 100 को हम 3 भाग में डिवाइड करते, 33 हो गया। यानी कि साफ साफ कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें अगर जो कोई 100 है तो 100 में से आपको 67 जो है, 67, अरे 25, 2/3, हाँ 67 जो है, 67 लोगों की स्वीकृति तो अनिवार्य ही है। और यहाँ पे मतदान भी होता है। क्या होता है? मतदान भी होता है। तो यहाँ पे क्या होती है? विशेष बहुमत होता है विशेष बहुमत द्वारा, यानी कि सदन में जितने भी उपस्थित हैं, मान लीजिए सदन में 500 आदमी हैं, तो 500 आदमी में से 2/3 लोगों को, विशेष 2/3 लोग जब इसको संविधान संशोधन को पास करते हैं तो उसको विशेष बहुमत माना जाएगा। और वहां पे अपना मतदान भी करते हैं, यानी उसके पक्ष में भी होते हैं कि हाँ हम संविधान संशोधन के पक्ष में हैं। तो इसमें कौन कौन सा संशोधन आता है, इसमें कौन कौन सा विशेष बहुमत के जरिए संशोधन किया जाता है? तो हमारा ये पहले हो गया कौन? मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार हो गया। फिर हमारा डीपीएसपी हो गया, ठीक। मूल अधिकार डीपीएसपी का मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और फिर वो आते हैं जो संविधान की प्रथम और तृतीय अनुसूची में नहीं है। प्रथम और तृतीय अनुसूची में जो चीज नहीं है, प्रथम और तृतीय अनुसूची को छोड़कर, अनुसूची प्रथम और तृतीय अनुसूची में नहीं है, तृतीय अनुसूची में नहीं है, यानी कि प्रथम और तृतीय अनुसूची को छोड़कर बाकी सब में क्या करती है? संसद संशोधन जो है कर सकती है। अब आ गया विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। विशेष बहुमत का मतलब हो गया यहाँ पे भी 2/3 होना चाहिए और प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए, ठीक, सहमति होनी चाहिए। मान लीजिए कोई विशेष बहुमत पेश किया गया और राज्यों के पास भेजा गया कि राज्य अपनी सभी लोग अपने स्वीकृति दें। मान लीजिए 100 राज्य हैं, 100 में से 51 लोग भी सहमत हो जाते हैं, 51 लोग भी सहमत हो जाते हैं तो इसको संशोधित माना जाएगा। और 49 लोग असहमत हैं तब भी इसको संशोधित माना जाएगा, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों ने अपनी स्वीकृति यहाँ पे क्या है? दे दी है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें हमारा आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन संशोधित होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा हमारा हो गया राष्ट्रपति का केंद्र राज्य की शक्तियां हो गई, केंद्र और राज्य की शक्तियां, केंद्र व राज्य की क्या हो गई? शक्तियां हो गई, ठीक, केंद्र व राज्य की शक्तियां हो गई। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया था, जिसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वो हो गया, ठीक। चौथा हमारा हो गया 7वीं अनुसूची, जिसमें होता है सभी कानूनों का बंटवारा होता है। कौन होता है? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक, ये हो गया। और क्या हो गया? संसद के क्या कहते हैं? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि संसद में कौन से राज्य कितने अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, वो सब किसको अधिकार करने का है? संसद को है। और संसद कैसे प्रक्रिया पास करती है? विशेष बहुमत से और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेती है, तब उसके पास ये इसमें करेक्शन करने का, मतलब इसमें संशोधित करने का उसको अधिकार होता है। तो संविधान का संशोधन क्या गया? साधारण बहुमत का मतलब ये हो गया कि इसमें 100 लोग हैं, यानी कि 100 में से 50 और प्लस 1 51 लोगों की सहमति होती है। लेकिन साधारण बहुमत के द्वारा कोई भी संशोधन किया जाएगा तो अनुच्छेद 364 के तहत वो संशोधन नहीं माना जाएगा। विशेष बहुमत की प्रक्रिया मैंने बता दी, 2/3 लोगों की इसमें स्वीकृति अनिवार्य होती है। और मूल अधिकार इसमें संशोधित करते हैं। मूल अधिकार डीपीएसपी प्रथम और तृतीय सूची को छोड़कर बाकी सब में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मतदान करने की व्यवस्था है। क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि मूल अधिकार में संशोधन कैसे किया जाता है? साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो हमें क्या याद रखना? मूल अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसको हम विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित कर सकते हैं। आ गया नए राज्य का गठन कैसे किया जाता है? तो नए राज्यों का गठन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, मतलब संविधान में साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का हम गठन कर सकते हैं। उसकी सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं। और वेतन भत्ते हो गए, नागरिकता, ये सब संविधान के
साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। ये सब अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। अब कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने एक चीज देखा कि जो शक्ति जो सारी होती है वो संसद के पास होती है। ऐसा नहीं है, जब भी कोई भी कानून पास होता है तो संसद में भी 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि होता है और लोकसभा में संपूर्ण राज्य के प्रतिनिधि होती है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बिल, सभी बिल जो है वो लगभग लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है या सरकार को अपना प्रशासन चलाने के लिए बनाया जाता है। तो लगभग सभी जो कानून है, सभी संशोधन है वो पूर्ण नहीं हो पाते। कुछ संशोधन ही पूर्ण हो पाते हैं जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं। सरकार जो है संविधान के दायरे में रहकर कुछ काम करता है और संविधान में उसको मतलब चेंजेस करने में उसके मूल ढांचा भी प्रभावित नहीं होता, तो संशोधन सही माना जाता है। अगर जो मूल ढांचा संविधान में संशोधित हो, मूल ढांचा अगर जो उसमें कुछ समस्या आ रही तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो संविधान का संशोधन है उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, यानी कि उसको डिसमिस कर सकता है कि ये संविधान में संशोधन आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया, संविधान के संशोधन की क्या की आलोचना की। कुछ लोगों ने संविधान के संशोधन की क्या की आलोचना की। उन्होंने बताया कि जो शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संपूर्ण शक्ति किसके पास है, संपूर्ण जो शक्ति होती है, संपूर्ण शक्ति वो किसके पास भाई बताया उन्होंने कि संपूर्ण शक्ति तो संसद के पास होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल के पास होती है, राज्य विधानमंडल के पास होती है। उन्होंने बताया कि संविधान सभा का कोई वर्चस्व ही नहीं, यहाँ पे संविधान सभा का कोई वर्चस्व ही नहीं है। संविधान सभा का वर्चस्व का मतलब जब हमारा पहले संविधान बना था तो भाई संविधान सभा थी, संविधान सभा के आधार पर डिसीजन लिया जाता था। अब तो पार्लियामेंट हो गया, हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। ठीक, संविधान सभा का वर्चस्व हो गया। और क्या कहते हैं, संविधान के बड़े भाग को आसानी से संसद क्या करती है, संशोधित कर सकती है। संसद आसानी से संशोधित कर सकती है। ठीक, क्या करती है, आसानी से संशोधित कर सकती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमारे जो संविधान सभा के विशेषज्ञ यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया था कि संविधान में संशोधन परिस्थितियों के अनुसार किया जाना सही है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा द्वारा बनाया गया संविधान पर हम अपनी आखिरी मुहर लगाने से दूर रहें, क्योंकि आखिरी मुहर का मतलब ये हो गया उस समय का जो भी प्रावधान था उसी प्रावधान के अनुसार संविधान चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि संविधान में संशोधन करना अनिवार्य होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया था कि हम हम क्या करते हैं, हम संविधान में अपनी अंतिम मुहर लगाने से अपने को दूर रखते हैं, यानी कि हम संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और संशोधन उसमें कर सकती हैं। हम कनाडा की तरह लोगों की शक्तियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। कनाडा में क्या हुआ, संविधान जब लागू हुआ तो वहाँ पे जो भी बातें लिखी गई वो अब भी चल रही हैं, यानी कि उसमें जो लास्ट मुहर होती है, यानी कि सील लगा दिए कि इसके बाद जो भी है वही चलेगा। लेकिन बाद के संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में क्या है कि आप परिस्थिति अनुसार संशोधन उसमें कर सकते हैं। और संविधान जो हमारा अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ऐसा नहीं कि संसद किसी को भी आसानी से संशोधित कर सकती है। भाई उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा प्रक्रिया होती है। साधारण बहुमत हो गया, साधारण बहुमत के द्वारा कुछ आप संशोधित कर सकते हैं, कुछ में तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है, कुछ में राज्यों की स्वीकृति भी होती है। तो ऐसा नहीं कि संसद जो अकेले अपना तानाशाही प्रवृत्ति दिखाए, तो ऐसा नहीं है। संसद के पास भी कुछ लिमिटेड शक्तियां होती है, वो संविधान के दायरे में रहकर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं वो संविधान के दायरे से बाहर जा करके अगर जो कोई काम करता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बैठा है और वो संविधान का जो संशोधन उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। तो पूरा जो है हमारा सिस्टम चलता है। सिस्टम क्या चलता है, कोई आप कानून बनाओगे, लगेगा हाँ आपने संशोधन किया, लोगों की भलाई के लिए, सार्वजनिक हित के लिए है, सरकार को उसको चलाने में आसानी होगी, न्यायपालिका भी उसमें सही रहेगी। तो ये सब सही। अगर जो ऐसा लगता है कि आप लोगों के मूल अधिकार छीन रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो संसद क्या उससे अयोग्य घोषित कर सकती है। इसीलिए संविधान का मूल ढांचा बनाया गया। और मूल ढांचा जो हमारा था वो केशवानंद भारती 1973 में, ये बहुत फेमस था कि केशवानंद जो भारती 1973 किससे संबंधित है, तो हमारा संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। आइए एक बार हम फिर से जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने संविधान में संशोधन के बारे में पढ़ा,
संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के जरिए किया जाता है। किस भाग में इसका प्रावधान है? तो भाग 20 में इसके बारे में प्रावधान है। और जो संविधान में संशोधन करने की शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती है? संसद के पास, राज्य विधानमंडल के पास ऐसी कोई भी शक्तियां नहीं होती हैं। अब आ गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होगी? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी मंत्री या गैर सरकारी विधेयक आदमी द्वारा भी पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति इसमें होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये संविधान संशोधन विधेयक जो होता है 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या होता है, इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो ये संविधान संशोधन विधेयक बन जाता है और संविधान में इसको संविधान संशोधन करके लिख दिया जाता है, यानी कि संविधान की बुक में इसको लिख दिया जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है, ना तो संविधान संशोधन विधेयक को अपने पास रखने का अधिकार है, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। केवल एक ही बस संशोधन, मतलब उसमें साइन कर दो, काम हो गया। फिर होता है, मान लीजिए कोई राज्य माने ये न माने कि नहीं हम संविधान संशोधन से सहमति नहीं है, तो इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। ये हमें याद रखना है कि जब कभी भी संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच संविधान संशोधन विधेयक के गतिरोधों को दूर करने के लिए क्या संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये हमें याद रखना है। फिर हमारा है कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत होना चाहिए साथ में आधे राज्यों की क्या होनी चाहिए, हमें स्वीकृति होनी चाहिए। साधारण बहुमत में क्या हो गया, 50+1, यानी कि कोई चीज 100% उसमें 50+1 यानी 51 लोग सहमत हो जाए, हम आसानी से साधारण बहुमत उसे कह सकते हैं। साधारण बहुमत क्या अनुच्छेद 368 के जरिए संशोधित माना जाएगा? तो इस अनुच्छेद 368 के जरिए संशोधित नहीं माना जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, नई सीमाएं बना सकते हैं और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, नागरिकता के बारे में संशोधित कर सकते हैं, वेतन भत्ते के बारे में संशोधित करते हैं, ये सब हो गया। फिर हमारा आता है संविधान का दूसरा जो प्रकार है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होती है, आधे मतलब 2/3 लोगों की इसमें स्वीकृति अनिवार्य होती है, मतदान होता है, उसके बाद ही आप संविधान संशोधन विधेयक यानी कि विशेष बहुमत आप कर सकते हैं। विशेष बहुमत में क्या क्या आता है, हमारा मूल अधिकार हो गया, DPSP हो गया, और संविधान का जो कौन सा भाग, संविधान का प्रथम और तृतीय जो अनुसूची में नहीं है उसके बारे में संशोधित कर सकते हैं। फिर हमारा है संविधान का तीसरा संशोधन है वो हमारा हो गया आधे से वो क्या हो गया, 2/3 बहुमत होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति ले लिए तो हमारा संशोधित माना गया। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा है केंद्र राज्य की शक्तियां हो गई, सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, केंद्र व राज्य की शक्तियां हो गया, GST हो गया, GST के बारे में 7वीं अनुसूची में क्या क्या उसके बारे में संशोधित कर सकती है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, यानी कि संसद में कितने राज्यों के कितने प्रतिनिधि होंगे, ये सब अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जाता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से। भाई कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि इसमें क्या है, संपूर्ण शक्ति संसद के पास होती है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल के पास होती है। तो ऐसा नहीं है, संविधान सभा का वर्चस्व, यानी कि इसमें कुछ लोगों ने बताया कि जो संविधान पहले क्या था, संविधान जब हमारा बना था तो संविधान सभा के आधार पर बना था, लेकिन अब क्या है, हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो उनके द्वारा जो है डिसीजन लिया जाता है। तो ये भी उन्होंने आलोचना इसकी की। फिर बताया कि संसद जो है आसानी से भारत के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो इन सभी का जवाब देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि हम अपने संविधान में अंतिम मुहर लगाने से दूर हैं, यानी कि हम अपने संविधान में ये ऐसा नहीं कर सकते कि अंतिम मुहर लगा दी उसके बाद अब संविधान में कुछ भी संशोधित नहीं कर सकते। हम अपने आप को इस चीज से दूर रख रहा हूँ। संविधान में परिस्थितियां अनुसार संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए मैं अंतिम मुहर नहीं लगाऊंगा। फिर बताया कि मैं कनाडा लोगों की तरह नहीं हूं कि उन्होंने अपना संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद उसको क्या है वही चल रहा है, क्योंकि हम भारत की विविधता वाला भाई देश है, यहाँ पे लोगों की अलग अलग धर्म है, जाति रिवाज हैं, तो हो सकता है संशोधन करने की रिक्वायर्ड तो होती ही है भाई।
रिक्वायर्ड होती है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। अगर जो आप ऐसा कोई संशोधन करते हैं जो व्यक्ति के लिए मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, संविधान के दायरे से हटकर के कोई संशोधन होता है, तो उसके लिए भाई सर्वोच्च न्यायालय बैठा, वो उसको अयोग्य घोषित कर सकता है कि जो संविधान संशोधन है ये गलत है। तो ये सब हो गया। डॉक्टर क्या कहते हैं, केसी बेयर एक थे, केसी बेयर ने बताया था कि संविधान जो है लचीलेपन व कठोरता के बीच का संतुलन है, यानी कि संविधान अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। नेहरू जी ने बताया था कि हम संविधान को कठोर बनाना चाहते हैं जितना कि वह अस्थायी हो सके, कुछ उसमें लचीला भी होना चाहिए। अगर संविधान लचीला व कठोर दोनों का मिक्सचर नहीं होगा तो राष्ट्र के विकास के लिए आगे बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।